हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग आपकी समीक्षा अधिकारी से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, इसको अलग अलग सीरीज में प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी प्रिपरेशन करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, उनको यहाँ पे दो तीन चीज़ें मैं बताऊंगा। पहली चीज़ तो ये है कि क्वेश्चन की जो सबसे पहली फिलॉसफी होती है कि क्वेश्चन आंसर हम सीधे देख रहे हैं और याद कर लें। अगर यही क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे तब आप क्या करेंगे, और इस क्वेश्चन से जुड़े हुए जो क्वेश्चन हैं वो कैसे आएंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता चलूँगा। लेकिन चूंकि एक क्लास में ये नहीं हो सकता, इसलिए कई सारे पार्ट्स हम लोग लेके चलेंगे पार्ट 1 में। तो ये कई बार ये चीज़ें पूछी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखें कि ये जो प्लेसेस हैं इसमें कौन कौन लोग जुड़े रहे और क्या इनका रोल था। तो वैसे दिखने में तो सिंपल क्वेश्चन है कि ये जगह स्थान के नाम है और ये जो है जो खोज करता है, उत्खनन करता है, उनके नाम दिए गए। जैसे हड़प्पा है, तो हड़प्पा जो है आपको पता है दयाराम साहनी जी ने किया, तो ए का 3 हो जाता है। लेकिन अब आपको याद कैसे करना है, तो इसका क्वेश्चन का कोड क्या हो गया, हड़प्पा का कोड हो गया हद, हड़प्पा दयाराम साहनी। तो आपको याद आ जाएगा। इसी तरीके से वहां पे याद किया जाता है। अगर आपको डायरेक्ट याद कर सकते हैं ठीक है, हद यानी हड़प्पा और दयाराम साहनी की बात हो जाती है। अब इसी में एक और चीज अगर आप जोड़ना चाहें तो क्या हो जाता है, हमारा दास, हमारा हमारा ये हमारा दास, ये टोटल हो गया। तो अगर आपको ऐसे याद करना है तो क्या हो जाएगा, हड़प्पा मांटगोमरी नदी, रावी नदी के, मांटगोमरी प्लेस का नाम है, रावी नदी के किनारे, और दयाराम साहनी, तो ये हमारा दास यहाँ से जुड़ जाता है। ऐसे आप याद कर सकते हैं। फिर दूसरे नंबर पे आ जाते हैं हस्तिनापुर। अब हस्तिनापुर जब आपको देखिए यहाँ पे ए का 3 दिख गया है, तो ए का 3 तो आपको पहले में दिख गया, यानी ये सी हो गया। लेकिन अब हमको आगे इस तरह से चलना है कि मान लो ये सीरीज चेंज हो जाए, ये क्रम चेंज हो जाए, तो कैसे याद करेंगे। हस्तिनापुर किससे जोड़ेंगे, बीबी लाल। अब हस्तिनापुर जो है कहाँ पर है, आप सबको पता है, हड़प हस्तिनापुर जो है मेरठ के पास में है। तो अगर ऐसे याद करना हो तो हल, यानी अगर कोड में याद करें तो मेरठ हल, मेरठ का हल, यानी हस्तिनापुर से भी आ सकता है कि बीबी लाल साहब रहे हैं, तो बीबी लाल साहब को इस तरीके से हद का हड़प्पा दयाराम साहनी हो जाएगा। तो फिर देखें ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, अब सी का 2 होगा, यानी तक्षशिला और जान मार्शल। अब इसको आप कैसे याद करेंगे, इसको याद करेंगे तमा, तमा। तो आपको याद करने के लिए जरूरी क्या है कि यही क्वेश्चन थोड़ी ना वहां पे आ जाएगा, क्वेश्चन से जुड़े फैक्ट आ सकते हैं। तो आपको अपने दिमाग में रखना है तमा, तक्षशिला की बात हो रही है, तो आपको पता है कि तक्षशिला कितना इंपॉर्टेंट प्लेस है। अब तक्षशिला से रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, तक्षशिला की स्थापना जो है वो कहा जाता है सर्प था, उसका नाम था तक्षक। क्या नाम था, तक्षक। तो तक्षशिला की स्थापना जो है सर्प था तक्षक, उसके नाम से भी मानी जाती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई किस सर्व के नाम से इसमें से कौन सा है, तो तक्षशिला हो गया। ये आपको ध्यान करते चलना है। अब बच जाते हैं कौशाम्बी। तो आपको पता है कौशाम्बी कहाँ पर है, कौशाम्बी जो है वो इलाहाबाद के पास में है। कहाँ पर है, इलाहाबाद के पास में, जिसको अब क्या बोला जाता है, प्रयागराज। अब हम इसको कहते हैं प्रयागराज, पहले भी इसका नाम प्रयाग था, अब इसका नाम प्रयागराज हो गया। हो सकता है हिस्ट्री में किसी भी नाम से आ जाए। तो अब उस कंडीशन में आपको किस तरीके से याद करना है, तो अब यहाँ पे आप रह जाएंगे एनजी मजूमदार। तो आप कहेंगे कौशाम्बी का कौ और म, कौम, कौशाम्बी का ये कौम। तो आपका ये एक क्वेश्चन आप पे आ जाएगा। तो आपको याद करने के लिए सबसे पहली चीज क्या है, हद, हड़प्पा, दयाराम साहनी। इस तरीके से कोड बनाकर अगर आपने दिमाग में बैठा लिया और लिखते चले गए, तो ये मेरा दावा, ये प्रकार की ये जो क्वेश्चन है ये आपके कभी भी गलत नहीं होंगे, चाहे कहीं पे आ जाएंगे। फैक्ट की बात हो रही है अभी। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो मैंने आपको बताया अब यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये तो सबको पता है। ये हम लोग 16 महाजनपद की बात कर रहे हैं, 16 महाजनपद। अब इसमें क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं वो भी आप देख लीजिए। पहली बात तो इसको कौन कौन सा किस नाम से बुलाया जा सकता है, तो ये दूसरा नाम क्या है, द्वितीय नगरीकरण। ये कौन सा, सेकंड अर्बनाइजेशन का फेज है, ये द्वितीय नगरीकरण का फेज है, ये द्वितीय नगरीकरण।
ये समय काल की बात हो रही है। फिर और कौन सी बात हो रही है, ये लौह काल भी है, यानी लोहे का भी उत्पादन हो रहा है। उसके बाद ये नगरी क्रांति भी कहा जा सकता है, राइट। उसके बाद इसको उत्तर वैदिक से भी देख सकते हैं, ठीक है, उत्तर वैदिक का जो लास्ट फेज है उसमें हम देख सकते हैं। और इसके बाद जो है छठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात करते हैं, छठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात करें, इतने सारे नाम जो हैं इस महाजनपद काल को दिए गए हैं, इसको महाजनपद काल कहा जाता है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार ये जनपद तो सुने थे, गांव सुने थे, ये महाजनपद क्या? तो ये भी एक बड़ी मजेदार कहानी है, इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं कि भाई जब आपने कहा महाजनपद, तो महाजनपद में क्या क्या चीजें आ सकती हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है, सबसे पहले गांव है। गांव से क्या बनेंगे ये, जब इसमें जनसंख्या बढ़ जाएगी और आर्थिक संसाधन बदल जाएंगे तो ये गांव से हो जाएंगे नगर। अब नगर जो है, नगर से हो जाएंगे जनपद। ये जनपद और नगर हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जैसे ही जनपद की बात आ रही है तो यहाँ पे राज निवास यानी राजा का सचिवालय होगा, निवास होगा। और यही प्रक्रिया जब बड़े लेवल पे हो जाएगी तो ये हो जाएंगे महाजनपद, राइट। ये तो 16 महाजनपद, 16। अब 16 ही नहीं है, इसके पीछे की भी कहानी अलग है। 16 ये तो अंगुत्तर निकाय में 16 है, कहीं पे 20 है, कहीं 18 है, लेकिन नॉर्मली शिक्षा के सरलीकरण के लिए इसको ये याद कर लिया गया। अब हम लोग बात कर रहे हैं अंग, अंग चंपा। आपने पढ़ा होगा अंग नरेश कर्ण, अंग नरेश कर्ण होते थे चंपा। कौशल, अब कौशल आपको पता है वर्तमान जो अयोध्या का स्थान है वो कौशल का है। तो अहिछत्र जो है वो कहाँ पे थी, अहिछत्र बरेली वाला एरिया जो है वो लगता था, ठीक है। तो ये नहीं होगा। वत्स, वत्स की कैपिटल जो है कौशाम्बी है, और मत्स्य जो है वो विराटनगर है। ये जो मत्स्य है ये वर्तमान में जयपुर के आसपास वाला एरिया है। कौन सा एरिया है, जयपुर के आसपास वाला एरिया है। तो आपने यहाँ पे पहचान लिया कि भाई ऐसा है कि ये जो एरिया है कौशल। अब यहाँ पे दोनों क्वेश्चन आ गए आपके, अहिछत्र किसको बिलोंग करता है और कौशल। तो कौशल की जो राजधानी है वो क्या है उस समय के हिसाब से, वो है श्रावस्ती। क्या है, श्रावस्ती। ये देखिए ये, तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे सही हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम अंगुत्तर निकाय की बात करें कि जिस ग्रंथ में इसको बोला गया है अंगुत्तर निकाय, जिसमें 16 महाजनपद का उल्लेख मिल रहा है, वो क्या है, अंगुत्तर निकाय है। ये इस प्रकार से आपके क्वेश्चन ये सही होना शुरू हो जाएंगे। फिर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हिस्ट्री में। महावीर स्वामी जी को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था। तो पहली बात तो ये है कि जब आपको पता है, सबको पता है, महावीर स्वामी जी 24वें और अंतिम तीर्थंकर कहे गए, ठीक है। अब यहाँ पे बात हो रही है ज्ञान की। तो आपको पता है कि उनको जिन भी कहा जाता है, और जो ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है उसे यानी कैवल्य प्राप्त कर लेता है। वो जैन धर्म में ज्ञान की अवधारणा थोड़ी सी अलग है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जितने भी महापुरुष हैं, चाहे बौद्ध धर्म के हैं, चाहे वो सनातनी संस्कृत से जुड़े हैं, चाहे वो जैन धर्म के हैं, इन सबको किसी न किसी महत्वपूर्ण नदी के तट पर ही ज्ञान प्राप्त होता है। तो तट होगा तो तट पर कोई ना कोई वृक्ष जरूर होगा। तो वृक्ष कौन सा था, वृक्ष था साल। साल का वृक्ष था जिसके नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो एक तो वृक्ष आपका क्लियर हो गया। दूसरे नदी पूछ रहा है, तो नदी जो है वो द्विपालिका नदी है, राइट। तो आंसर हो गया डी। लेकिन अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई है। महावीर स्वामी जी से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि महावीर स्वामी जी का उस समय का एक बहुत बड़ा कुल होता था जिसको बोलते थे लिच्छवी। लिच्छवी कुल वो कुल था जिसमें हर एक महत्वपूर्ण राजा जो है अपना विवाह करना चाहता था या अपने वैवाहिक संबंध स्थापित करना चाहता था। ये इतना पवित्र कुल था, महत्वपूर्ण कुल था। तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कमेंट में बताइएगा कि भाई महावीर स्वामी जी का लिच्छवी गणना से क्या लेना देना था। तो
ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, राइट। अब महावीर स्वामी जी आपको पता ही है कि भाई ये क्षत्रिय थे। अब यहाँ पे एक मजेदार क्वेश्चन ये आ जाता है कि ये जो छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्य विदेशों से आकर के कुछ बन गए, कुछ भारत से बन गए, राइट। तो विदेशों से जो आके बने वो कैसे बने हैं उनको भी देखना है। जैसे अब आप देखें हिंद यूनानी, पहलव, शक, कुषाण, तो इसमें आपको ये पता करना है कि कौन से ऐसे राजा हैं जिनको आप पहचानते हैं। यानी डिमेट्रियस को जानते हैं कि अरुणदामन को जानते हैं कि गोंडो फर्नीस को जानते हैं कि विम को जानते हैं। तो आपको पता है यहाँ से चालू करते हैं। विम, विम जो है वो कटफिसस है। इसका नाम क्या है? पूरा नाम है विम कटफिसस, विम कटफिसस। तो अब कटफिसस अभी आपको थोड़ा सा और मजेदार बना देते हैं। ये जो है शाह, इस प्रकार का टाइटल भी लेते हैं कटफिसस। तो ये जो हो गया कुषाण हो गया। अब कुषाणों में कुछ परंपराएं ऐसी हैं जो आरों में अक्सर पूछी जाती हैं, जैसे विम कटफिसस जो है कुषाण है। तो अब ये धर्म ही जो उस समय का महत्वपूर्ण धर्म था, महायान धर्म, बौद्ध धर्म का भी शाखा है महायान धर्म, उससे जुड़े हुए सारे लोग हैं। लेकिन मजेदार बात क्या है कि ये लोग शैव भी हैं कहीं ना कहीं, यानी सिर्फ बौद्ध धर्म की पूजा नहीं कर रहे हैं, शैव भी हैं। तो उस प्रकार से हम जब मैच कराने चलते हैं तो डी का आंसर आ जाता है 2, यानी कि 2 जगह 2 है तो डी का 2 हो गया। तो इसका मतलब है सी का 1 हो जाएगा। यानी गोंडो फर्नीस कौन सा है? गोंडो फर्नीस जो है पहलव शासक है, ये पहलव। अब ये सब आने वाली वो जातियां हैं भारत में जो बाहर से आई थी और शरण स्थल ढूंढ रही थी, और धीरे धीरे उन्होंने आसपास अपने साम्राज्य भी स्थापित कर लिए। और ये छोटी सी परंपरा नहीं होती है। अब चूंकि हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा बताने का समय नहीं होता, लोग ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं उसको, क्योंकि पढ़ना बहुत पड़ता है उसमें, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, ये काम हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि ए का 4 होगा कि 3 होगा, यानी डिमेट्रियस को कहाँ पे रखते हैं। अगर डिमेट्रियस को देखें तो डिमोटियस को कहाँ रखा जाएगा? तो डिमेट्रियस और अब मैच फंसा हुआ है गोंडो फर्नीस में। यानी गोंडो फर्नीस को हम क्या मानेंगे? गोंडो फर्नीस को क्या मानेंगे? डिमेट्रियस को क्या मानेंगे? तो डिमेट्रियस जो है वो हो जाते हैं हिंद यूनानी, और गोंडो फर्नीस जो है वो हो जाते हैं शक। सॉरी, शक तो रुद्रदामन है। तो इस प्रकार से जो बी का 4 है वो हो जा रहा है रुद्रदामन शक का, और गोंडो फर्नीस हो जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन के आंसर हैं, इस तरीके से आप उसको याद रख पाते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं कथन और कारण को। कथन और कारण जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिगर माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं? क्योंकि कथन और कारण से आपका रीजनिंग चेक कर लिया जाता है, आपकी तर्क शक्ति जो है वो तय कर ली जाती है कि कितना आप समझ सकते हैं। तो ए और आर में ए और आर को ऐसे समझना है कि ए जो है स्टेटमेंट है और आर रीजन है। ये क्वेश्चन क्यों आते हैं? ये क्वेश्चन इसलिए नहीं आते हैं कि आपकी इंफॉर्मेशन चेक की जाए, ये क्वेश्चन ही इसलिए आते हैं ताकि कार्य और कारण के मतलब को आप समझ पा रहे, यानी अगर कोई समस्या है तो उसका कोई कारण है, वहां तक आप पहुंच पाते हैं कि नहीं पहुंच पाते। तो एक क्वेश्चन है कि सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ। तो पहले समझिए संस्कृत भाषा का जो विकास की बात कही जा रही है, तो संस्कृत भाषा के विकास की बात क्यों कही जा रही है? तो पहली बात तो यह है कि संस्कृत भाषा के विकास की बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि संस्कृत जो है वो बहुत विद्वान लोग बोलते थे, और जो भारतीय ग्रंथ थे यानी जो वैदिक ग्रंथ हैं वो किस भाषा में है? संस्कृत में है। तो ऐसी कंडीशन में ये पता लगाना कि भाई जो सातवाहन लोग हैं क्या ये वैदिक कल्चर के पोषक हैं, तो जब संस्कृत भाषा की बात आएगी तो ये मान लिया जाएगा कि ये लोग वैदिक धर्म को फैलाने वाले हैं या वैदिक धर्म का पोषण करने वाले हैं, ये चीज हो गई। अब प्राकृत और अन्य लोक भाषाएं, प्राकृत भाषाएं भी बोली जा रही हैं और लोक भाषाएं भी बोली जा रही हैं। रीजन क्योंकि जिस प्रकार से राज्य का विकास होता था तो सारे लोग संस्कृत नहीं बोल सकते थे। संस्कृत जो है सिर्फ कुछ विद्वान लोग बोलते थे, जो विद्वान होते थे, जिनको धर्म ग्रंथ की जानकारी होती थी। बाकी सामान्य लोग जो है प्राकृत भाषा और अन्य भाषाओं का प्रयोग करते थे।
फिर यह है, सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाया। तो सबसे पहले आपको सातवाहन राजाओं को समझना होगा कि सातवाहन राजा थे वो ब्राह्मण धर्म को मानने वाले व्यक्ति थे। और इनके बारे में क्या क्या फेमस है, ये वैदिक धर्म की पुनः स्थापना करना चाहते थे। क्या करना चाहते थे? पुनः स्थापना करना चाहते थे। ये अपना लिए वैदिक धर्म की पुनः स्थापना करना चाहते थे। भूमिदान की प्रक्रिया जो थी ब्राह्मणों को इन्होंने प्रारंभ की थी, भूमिदान, ठीक है। और उसको जो है क्या बोला जाता था? ब्रह्मदेव। उस भूमि को जो दान की जाती उसको लोग ब्रह्मदेव, वो जो भूमि है उसको बोला जाएगा ब्रह्मदेव। तो पूछा जा रहा है कि भाई ये ए और आर आपस में किस तरह से जुड़े हैं? ए तथा आर दोनों सही और ए का सही स्पष्टीकरण है, बिल्कुल सही स्पष्टीकरण है, क्योंकि इतने सारे रीजन मैंने आपको दे दिए हैं। जब इतने सारे मैंने आपको रीजन दे दिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये इतने सारे कारण एक साथ कहाँ पर लेके जाता है। अब जो सातवाहन काल है इसको जो है मौर्योत्तर काल से भी जोड़ा जाता है। यानी अगर मौर्योत्तर काल की बात करें, मौर्योत्तर काल या लेटर मौर्योत्तर काल या लेटर मौर्यन फेज की बात करें तो मौर्योत्तर काल आता है। यानी मौर्यों के बाद जो जो राज्य स्थापित हुए छोटे छोटे बहुत लंबे समय के बाद में, उसमें इनकी गिनती यहाँ पर हो जाती है, जिसमें शुंग वंश आप पहले पढ़ लेते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। गुप्त लोक स्वर्ण मुद्रा को क्या कहते थे? देखिए, जो मुद्रा है उसके दो मतलब होते हैं। तो मुद्रा एक जो है आपकी जो मोहर हो जाती है, ठीक है, और दूसरा जो है वो करेंसी हो जाती है, यानी जो सिक्के हो जाते हैं इस प्रकार के। ये दोनों आपको समझना है। तो यहाँ स्वर्ण मुद्रा की बात कही जा रही है। तो स्वर्ण मुद्रा जो है वो बोली जाती थी दीनार। क्या बोलती थी? दीनार। अब निष्क आपको पता है पहले हार हुआ है वैदिक काल में और बाद में ये सिक्का भी हो गया है, ठीक है। कारशापण ये सब सिक्के हैं, लेकिन दीनार जो है वो गुप्त वंश से जुड़ा हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं है, आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपको याद हो गया, आपने सही समय पे मार दिया, टिक कर दिया, तो आपका ये काम सही हो जाएगा। फिर हम लोग बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चंदावर का युद्ध, तैमूर का आत्मा, तालीकोटा का युद्ध, घाघरा का युद्ध। तो एक मजेदार घटना क्या है? मजेदार घटना यह है कि अगर आपसे बोला जाता है कि भाई जयचंद होना, एक भारत में कहावत होती जयचंद होना गद्दार होना, लेकिन वो गलत कहावत है। गलत क्यों है? क्योंकि जयचंद जो है वो अलग से मोहम्मद गोरी से लड़ा है, उसने अपने घुटने नहीं तो टेके हैं। तो चंदावर का युद्ध जो है वो हो रहा है 1194 में। किसके किसके बीच में हो रहा है? मोहम्मद गोरी के बीच में हो रहा है, मोहम्मद गोरी के बीच में हो रहा है और जयचंद के बीच में हो रहा है, राइट। तो ऐसी कंडीशन में जयचंद जो है लड़ा है और वहीं पर वो मारा भी गया है। तो वो कमजोर या गद्दार नहीं होता है जो लोग कह देते हैं। तो एक तो ये हो गया कि ए का जो है वो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ए का 2 जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको BO4 में। यहाँ पे हम देख लेते हैं थोड़ा सा ऊपर करके, ये यानी 2 यहाँ पर आ रहा है। तो चंदावर का युद्ध जो है 1194 में हो रहा है, 1194 में हो रहा है, मोहम्मद गोरी और जयचंद। अब लोग सेकंड जो देखते हैं वो देखते हैं तैमूर। तो तैमूर का जो अटैक हो रहा है वो 1398 में हो रहा है। ये कौन सा फेज है? इस फेज को पहचानना बड़ा मजेदार है। मजेदार क्यों है? क्योंकि ये वो फेज है जब राजनीतिक अस्थिरता है, कमजोर शासन व्यवस्था है। यानी तैमूर का जब आक्रमण होता है, तैमूर लंग जिसको बोलते हैं, तैमूर लंगड़ा, मंगोल, तो ये वो फेज हो जाती है जिसमें राजनीतिक अस्थिरता है। और आपको पता है राजनीतिक अस्थिरता का ये काल आप कहाँ पर लेकर के जाते हैं? तो ये जो सैयद डायनेस्टी है उससे पहले की डायनेस्टी और सैयद डायनेस्टी की जो पहले की डायनेस्टी है वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी तुगलक डायनेस्टी। यानी तुगलकों में जो राजनीतिक अस्थिरता बाद में आई है वो यहाँ पे। अब है ये तालीकोटा। तालीकोटा जो है 1565। अब तालीकोटा जो है
इसको किन किन नामों से जाना जाता है? तालीकोटा का युद्ध, राइट, और राक्षसी कांगड़ी, ये युद्ध, ये एक ही है और ये लड़ा गया है 1565 में। अब ये जो है उस समय धर्म के नाम पे एक प्रकार से कहिए कुछ जो साउथ के मुस्लिम स्टेट थे वो एक हो गए थे और वो अकेला लड़ा था विजयनगर। तो विजयनगर जो है यानी जो टोटल एक संगम काल है पूरा हमारे यहाँ, राइट, जिसमें अलग अलग वंश हैं, तुलु सुलभ, तो उसमें जो है तालीकोटा का युद्ध जो है 1565 में लड़ा था और यहीं पर विजयनगर का जो है विजयनगर जो था यहाँ पर नष्ट हो गया था। आप समझिए विजयनगर जो है नष्ट हो गया था, तो इसलिए यहाँ पर एक बहुत बड़ी जो पावर थी वो नष्ट हो गई थी। अब घाघरा की युद्ध की बात करें तो ये फेज होती है 1529 और आपको पता है कि ये जो फेज है ये है बाबर और लोदियों की, बाबर प्लस लोदी, अफगान, ये। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन यहाँ पर हम देख सकते हैं। बाबर लगभग सारे युद्ध अपने जीता है, इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं कई सारे जो मार्ग हैं इनकी बात करते हैं कि हम किनको कहाँ कहाँ पर देख पाते हैं। क्वेश्चन में जब हम देखते हैं तो ये देखते हैं कि संत और जो भक्ति विचारधाराएं किस प्रकार जुड़ी हुई हैं। तो वल्लभाचार्य जी की बात करें तो वल्लभाचार्य जी पुष्टि मार्ग से जुड़े हुए थे। किससे? तो ए का हो जाएगा 2। रामानुजाचार्य जी जो विशिष्ट द्वैत से जुड़े हुए हैं, विशिष्ट द्वैत। माधवाचार्य जी द्वैतवाद से जुड़े हैं और शंकर जो है वो अद्वैतवाद से जुड़े हैं। इस प्रकार से ये हमारा जो बी ऑप्शन है यहाँ पे ये सही हो जाता है, राइट। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बाबरनामा। बाबरनामा एक ऐसी बुक है जो लिखी तो बाबर ने, लेकिन इसको अलग अलग जगह पे पढ़ा गया है, अलग अलग चीजों के लिए पढ़ा गया है। आपको पता है कि बाबर जो है वो मुंबईयान शैली में लिखता था, मुंबईयान शैली में, राइट, मुंबईयान शैली थी उसमें लिखता था और उसकी इस बुक का नाम जो है वो तुजुक ए बाबरी भी है, तुजुक ए बाबरी भी है और इसको कई भाषाओं में लिखा भी गया है और अलग अलग लोगों ने इसका अनुवाद किया है। तो इनका अनुवाद जो है लेडेन और रस्किन ने किया है। अब बाबर जो है इंडिया में कब आता है, इंडिया में रुका है वो खाली कब तक, 1526 से लेकर के 1530 तक। उसमें इसने अलग अलग वर्षों में लगभग 11 युद्ध लड़े, जिसमें 4 जो है मेन युद्ध हैं, अलग अलग छोटे बड़े मिला 11 हैं। और उसमें भी इसने बहुत सारे काम किए। 4 साल के अंदर वो व्यक्ति जो है वो कई सारे काम करता गया और लिखा भी है। और बाबर के बारे में आपको मैं बता दूं कि वो इकलौता ऐसा शासक था जिसके बारे में कहा जाता था कि वो कंधे पर 2 लोगों को बैठा करके, कंधे पर 2 लोगों को बैठाकर, कितने लोगों को बता के, कंधे पे 2 लोगों को बैठा करके वो लंबी दूरी तक दौड़ सकता था। ये बाबरनामा में बताया गया है और उसने अपने बारे में बताया कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ और ये उस समय के उसमें मिलता भी है, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं मुगल काल में राजा बनाने वाले। ये क्वेश्चन जो है कई अलग अलग तरीके से आया है। तो पहले आप देखें कि राजा बनाने वाले को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं किंग मेकर, ऐसे। और हिंदी में इसको अगर बोलें तो इसको बोला जाता है नृप निर्माता। क्या बोलते हैं? नृप निर्माता। ये वैसे तो कई अलग अलग लोगों के लिए शब्द यूज हुआ, लेकिन इनमें से देखना है तो किसके लिए हो जाए, तो वैसे ही तो हुआ था सैयद ब्रदर्स, यानी सैयद बंधुओं के लिए ये वर्ड, ये फ्रेज यूज होती थी, सैयद बंधु। अब सैयद बंधु में जो बड़े हैं उनका नाम है अब्दुल्ला खान, ये है अब्दुल्ला खान, और जो छोटे हैं इनका नाम है हुसैन अली खान। इनकी एंट्री कहाँ से होती? इनकी एंट्री होती है जब ये पहली बार फारूक सियर को, इसको फारूक सियर को राजा बना देते हैं।
और फारूक सियर ने किसको हराया था? फारूक सियर ने जहांदार शाह को हराया था, जहांदार शाह। अभी आपको इनके बारे में और सारी बातें मैं बताता हूँ। तो ये दोनों ही भाई जो थे वो अपनी मर्जी के बादशाह बनाते थे, और इन्होंने जो आखिरी बादशाह बनाया था उस बादशाह का नाम था मोहम्मद शाह। क्या नाम था? मोहम्मद शाह। और मोहम्मद शाह ने इनकी हत्या करा दी, क्योंकि आपको पता है राजनीति में कोई किसी का होता नहीं है, तो मोहम्मद शाह ने इनकी हत्या कर दी। इसके बीच के जितने राजा थे इन्होंने बनाए, और यही वो लोग थे जो मराठों के साथ जुड़े। यही वो लोग थे जो भारतीय ग्रुप का, यानी ये भारतीय मुसलमान और भारतीय हिंदू ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन करते थे, भारतीय मुस्लिम ग्रुप का और हिंदू ग्रुप का। यानी ये अपने आप को पूर्णतः भारतीय ग्रुप से संबद्ध रखते थे। बाकी लोग ईरानी, तुरानी, अफगानी भी होते थे। और इन्होंने ना सिर्फ एक लंबे समय तक शासन किया, बल्कि भारत के जो अलग अलग क्षेत्रीय अधिकारी या क्षेत्रीय लोग थे उनको सत्ता दिलाने में इसका इनका बहुत बड़ा रोल रहा। और एक दूसरी तरफ इन्होंने मुगल साम्राज्य की रक्षा भी की। कुल मिला के ये जो है बड़ा एक लंबा खेल रहा है। अब दारा शिकोह की बात करें तो दारा शिकोह को किस स्थान पे दफनाया गया? तो दफनाने से अगर आप देखें तो भारत के जो 4 प्रमुख लोग हुए हैं, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, मां जोड़ लीजिए, तो 5 लोगों में 2 लोग तो ऐसे हैं जो भारत के बाहर इस समय हैं, और एक आदमी ऐसा है जो अफगानिस्तान भी उसमें से पहुंच गया है। तो कुल मिला के इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं? तो दफनाने की बात करें तो इनको दफनाया गया था दिल्ली में। अब दिल्ली में कहाँ दफनाया गया? तो दिल्ली में हुमायूं की जहाँ पर दरगाह है, अब हुमायूं की दरगाह जहाँ पर है वहीं पर दारा शिकोह को दफनाया गया। इसकी कहानी भी बड़ी अजीबोगरीब है। औरंगजेब ने उत्तराधिकार के युद्ध में इसको हरा दिया, और जनता का समर्थन दारा शिकोह के साथ देख करके पहले इसको अंधा कराया गया। गधे पर बैठा के खाली पॉलिश लगा के इसको घुमाया गया, तो लोगों ने अपने बाल नोच लिए, छाती पीटने लगे। ये देख के औरंगजेब घबरा गया, और उसने ये समझा कि अगर इसको नहीं मारा गया तो जनता इनके समर्थन में विद्रोह कर सकती है। तब जाकर के उसने दारा शिकोह का कत्ल करवाया, और बाद में उसके शव को उसने दफना दिया कहाँ पे? जहाँ पे हुमायूं का शव था, यानी दिल्ली में। और ऐसे नहीं, इसकी और भी कहानी है। कहानी यही है कि भाई यहाँ पर अंतिम जो हमारे सम्राट थे बहादुर शाह, वो भी यहीं पे पकड़े गए थे। यानी जो अंतिम मुगल सम्राट थे बहादुर शाह जफर, वो भी जो थे वो हुमायूं के दरगाह पे पकड़े गए थे, और यहीं पर उनके लड़कों को भी कत्ल किया गया था। तो कुल मिला के ये एक बहुत बड़ी कहानी है जो दिल्ली में हुमायूं के इस कब्र उससे जुड़ी हुई है, जहाँ पे दफनाया गया था। अब हम लोग बात करते हैं ये युद्ध, ये बड़े इंपॉर्टेंट युद्ध हैं। युद्ध आपको याद करने पड़ेंगे। तो दौराहा की युद्ध की बात करें तो दौराहा का युद्ध जो है 1532 में लड़ा गया है। तो अब आप सोचेंगे कि भाई 1532 में मुगल सम्राट कौन था? तो मुगल सम्राट हो गए थे हुमायूं, क्योंकि इस समय बाबर नहीं थे। और दूसरी तरफ कौन थे? अफगान। ये एक इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन हो गया। तो 1532 यहाँ पे हम लिख लेते हैं। सामूगढ़ का युद्ध जो है 1558 में लड़ा गया है। चौसा का युद्ध जो है 1539 में है, और कन्नौज यानी बिलग्राम का युद्ध जो है 1540 में। तो इस हिसाब से देखें तो सबसे पहले दौराहा का युद्ध आता है जो कि 1532 में होता है। दूसरे नंबर पर आता है चौसा का युद्ध जो कि 1539 में है। तो एक 1 के बाद 4, ये बी ऑप्शन हो जाता है। सामूगढ़ का युद्ध जो है वो उत्तराधिकार यानी औरंगजेब के बाद जो युद्ध होता है, औरंगजेब इसी युद्ध से सत्ता पर आता है। औरंगजेब ने जीता था, और इसको उत्तराधिकार का युद्ध भी कहा जाता है। आप इसको भी ऐसे याद कर सकते हैं। चौसा का युद्ध जो है
ये हुमायूं की लापरवाही का नतीजा था और शेरशाह सूरी की खूबसूरती, उसकी जो लड़ने की शैली थी उसका नतीजा था। चौसा का युद्ध और कन्नौज का युद्ध, जिसको बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। लेकिन मजे की बात क्या है, नदी अगर पूछा जाए तो आपको नदी मैं बता देता हूँ, कमेंट करके बताइएगा कि इसमें से कौन सा युद्ध जो है कर्मनासा नदी पर लड़ा गया इसी में। तो आप मुझे बताइएगा, मुझे समझ में आ जाएगा कि आप लोग इसको कायदे से सुनते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं आगे, जिंदा पीर के नाम से किसको जानते थे? जिंदा पीर का मतलब क्या होता है? तो पीर जो है वो मुस्लिम्स में जो है बहुत बड़े औलिया या बहुत बड़े फकीर प्रवृत्ति वाले व्यक्ति को कहा जाता है, जो फकीरी प्रवृत्ति का हो, सादगी से रहता हो, सादगी से काम करता हो और अपने ईश्वर का नाम लेता हो। तो ऐसी कंडीशन में शाह आलम, आदिल शाह और ये बहादुर शाह प्रथम ये तो नहीं थे, औरंगजेब को जो है जिंदा पीर के नाम से कहा जाता था, क्योंकि ये अपने खाली समय में कहा जाता, टोपी मिलता था और इसने बोला था कि मेरी जो असली कमाई होगी, यानी टोपी जो बुनेगा और उससे जो आमदनी होगी उसी पैसों से इसको दफनाया जाए। इसीलिए इसकी जो कब्र है बड़े सादगीपूर्ण तरीके से दफनाई गई थी और इसने किसी प्रकार का कोई शान शौकत की बात नहीं कही थी। अब हम लोग बात करते हैं फिर से, ये जो मिशन आए हुए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछे जाते हैं, लेकिन इनको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि डायरेक्ट आप इसकी डेट याद कर लें, और दूसरा तरीका ये है कि भारत में किस प्रकार सत्ता मिली है उसका क्रम क्या हो सकता है। तो अगर आप सत्ता के पाने के क्रम को देखेंगे तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे, ये मैं आपको बड़ी अच्छी तरीके से बता सकता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि भाई ये चार जो हमारे प्रोग्राम हैं इसमें सबसे पहले क्या आ सकता है। इसके लिए हमारी डेट जो है वो हमको पता होनी चाहिए। जैसे नेहरू रिपोर्ट है, तो नेहरू रिपोर्ट जो है 1928 में लाई गई। अब नेहरू रिपोर्ट जो थी वो भारतीय संविधान से बड़ी अच्छी तरह से जुड़ी हुई है, यानी संविधान बनाने का जो प्रयास हो रहा था उसमें अंग्रेजों ने भारतीयों से कहा क्या आप लोग अपना संविधान बना सकते हैं? तो मोतीलाल नेहरू जी इसके अध्यक्ष बने थे और उन्होंने कहा कि हम बना सकते हैं, राइट। तो उस पर कोशिश की गई और अब मजेदार क्वेश्चन आ जाता है, वो क्या आ जाता है कि इसी के विरोध फलस्वरूप मोहम्मद अली जिन्ना अपना प्रोग्राम बनाने पे लग गए थे। फिर हम लोग बात करते हैं अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव जो है वो 1940 में लाया गया। तो ये किस चीज से जुड़ा हुआ है? तो आपको पता है कि 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू हो चुका था। तो उसमें अंग्रेजों ने भारतीयों का समर्थन पाने के लिए कहा कि भाई ऐसा है कि अगर भारतीय लोग सेना सहित हमारा समर्थन करते हैं तो हम उन्हें युद्ध के बाद जो है वो क्या दे देंगे, स्वशासन दे देंगे। तो ये यहाँ पर इन्होंने बोला था। तो ये 1940 हो गया। क्रिप्स मिशन जो है वो आता है उसी के मद्देनजर 1942 में स्टेफर्ड क्रिप्स के, और फिर लॉर्ड वेवेल 1945 में ये तय करने की कोशिश करते हैं कि भाई भारत का संविधान किस प्रकार बने, स्वतंत्रता के बाद भारतीयों को किस प्रकार से सत्ता सौंपी जाएगी, उसमें किसका क्या रोल लेगा। और यही वो जगह थी जहां पर मोहम्मद अली जिन्ना जो थे उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी, ठीक है, वेवेल प्लान नहीं। और वेवेल ने बोल दिया था कि भाई दो राष्ट्र नहीं बन पाएंगे, साफ साफ समझ लीजिए। तो ये पूरी की पूरी जो कहानी है ये इस तरीके से देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं नेहरू रिपोर्ट। तो नेहरू रिपोर्ट जो आ जाती है नंबर 3, यानी सबसे पहले नंबर 3 पे है। उसके बाद आ जाता है नंबर 2। तो ये जो है ऑप्शन हमको यहाँ पे मिल जाता है ये, और हम इसको यहाँ पे चेक कर लेते हैं। फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन आया है ये क्वेश्चन बड़ा सरल है और इस क्वेश्चन को आपको ध्यान में देना है, क्योंकि इस प्रकार की चीजें आपसे अक्सर पूछी जाएंगी। तो जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है? ये होती है 1885 में, और उस समय यहाँ के गवर्नर जनरल थे डफरिन। कौन थे? लॉर्ड डफरिन। इनका जो टाइम पीरियड है डफरिन का, वो इंडिया में 1884 से 1888 तक रहा है, राइट। फिर हम लोग बात करते हैं भारतीय जनसंघ, जो कि भारत में बाद में भारतीय जनता पार्टी बनी। उसकी स्थापना जो है 1951 में हो जाती है। और आपको पता है भारतीय साम्यवादी दल ये 1925 में स्टैब्लिश होता है। मजे की बात ये है
कि ये सारी की सारी जो साम्यवादी दल की जो शुरुआत है वो उत्तर प्रदेश से होती, भारत की। और एआईडीएमके की बात करें तो वो 1972 में जाती है। इस प्रकार से हम इस प्रकार के क्रम को जो है देख सकते हैं। गवर्नर जनरल से रिलेटेड आपको देखना पड़ेगा उसमें, क्योंकि गवर्नर जनरल अगर आपको लाइन से नहीं याद है तो बीच का पॉलिटिकल डेवलपमेंट आप भूल जाएंगे। फिर हम बात करते हैं किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त किया था। तो ये जो है बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, इसको दो तरीके से देखिए। एक क्वेश्चन है 1813, यानी यहाँ पर दो चीजें जो थी, कई सारे प्रोविजन थे, 4 प्रोविजन थे, लेकिन उनमें से पहला प्रोविजन था, वो प्रोविजन क्या है कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को, कंपनी के व्यापारिक व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, ये चीज हो गई। लेकिन अब क्या है, ये क्वेश्चन इस तरीके से आएगा तो आप 1813 के एक्ट को, चार्टर एक्ट को सही मानेंगे, लेकिन अब इसमें अपवाद क्या है? अपवाद है कि चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार, इन दोनों पर जो है कंपनी का ही एकाधिकार बना रहेगा। कंपनी का एकाधिकार बना रहेगा, ये चीज आपको नोट कर लेनी है। ये तो ये 1813 का एक्ट आ जाता है। अब 1813 का जो एक्ट है, आपको पता है कि लॉर्ड हेस्टिंग जो है इस समय क्या है, गवर्नर जनरल है। कौन है? लॉर्ड हेस्टिंग। ये तो आपको गवर्नर जनरल जो है उसका टाइम पीरियड याद होना चाहिए। इनका टाइम पीरियड 1813 से 23 के बीच में रहा। अब अगर इसमें से ये बोला जाता कि पूर्ण एकाधिकार समाप्त कर दिया गया तो 1833 का हो जाता। अगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाए, और थोड़ा सा चेंज होने पर अगर ये पूछ ले, क्या पूछ ले कि भाई पूर्ण एकाधिकार समाप्त हुआ, पूर्ण पूर्ण शब्द हो जाए, कंप्लीट शब्द आ जाए, अगर पूर्ण एकाधिकार समाप्त हो गया तो आंसर जो है चेंज हो जाएगा। लेकिन ये चूंकि पूछा गया चीन को छोड़ करके पूछा गया है, तो चीन को छोड़ने पे ये आंसर सही हो जाएगा। ये आंसर तो चीन और चाय का ये वाला हो जाएगा। इस तरीके से आप जो है आंसर को अपने सही कर सकते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं इसको सुमेलित करने का। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लगभग हर एग्जाम में पूछा गया है, हर एग्जाम में पूछा गया है। क्यों पूछा गया है? सिर्फ बुक और राइटर की वजह से नहीं पूछा गया। ये पूछा गया है कि इंडिया में जो रिवोल्ट है उसका नेचर क्या था, क्या होना चाहिए, और हमको क्या पता होना चाहिए। तो आपको पता है कि वीडी सावरकर साहब जो है वो इसको अपना राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं, और उन्होंने ये बात जो है अपनी बुक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में कही है। ये साफ साफ दिख रहा है, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो आपको बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इनमें से एक ही आदमी जो कह रहा है कि भारत ने ये अपना राष्ट्रीय युद्ध लड़ा है। भारत का ये राष्ट्रीय हमारा एक प्रकार से राष्ट्रीय विद्रोह है। तो भारत में राष्ट्रीय विद्रोह कहने वाले, उस विद्रोह को कहने वाले, राष्ट्रीय विद्रोह कहने वाले व्यक्ति नहीं वीर सावरकर था। फिर है आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार साहब जो है, इन्होंने लिखी द सेपॉय म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। ये कहते हैं, अब इन्होंने क्या लिख दिया, द सेपॉय म्यूटनी, यानी ये इसको राष्ट्रीय नहीं मानते हैं, ये इसको सिर्फ सैनिक विद्रोह मानते हैं। तो आरसी मजूमदार साहब से जुड़ा हुआ ये फैक्ट सही हो जाएगा। फिर है एसबी चौधरी। एसबी चौधरी साहब कहते हैं सिविल रिबेलियन एंड इट द इंडियन म्यूटनीज, यानी ये जो है लोगों का विरोध है, लोगों का है। और फिर अशोक मेहता साहब ने बुक लिखी थी द ग्रेट रिबेलियन। इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। अलग अलग तरीके से भी पूछी जा सकती है, आपसे डायरेक्ट पूछ लेंगे। अब यहाँ पे एक बड़ी अच्छी चीज है, वो क्या है कि लाहौर प्रस्ताव किसने पेश किया था? फजलुल हक। सही बात है। पीरपुर रिपोर्ट जो है राजा मोहम्मद मेहंदी जी की थी। जनता की योजना जो है वो मानवेल राय जी थे, वो साम्यवादी भी रहे, उनकी अपनी सोच पे थी।
और गांधीयन प्लान जो था वो एस.एन. अग्रवाल का था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको इसको याद करना पड़ेगा। इस प्रकार से जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अगले क्वेश्चंस के लिए हम लोग चलेंगे पॉलिटी की तरफ, फिर ज्योग्राफी की तरफ, इकोनॉमिक्स की तरफ। लेकिन आपको अगर ये क्वेश्चंस बार बार याद करने हैं तो आपको एक एक पॉइंट अलग से लिख करके याद करना होगा। इस तरह से क्रॉस मैच करा के आपको प्रैक्टिस नहीं करनी। फिर हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट के लिए, तब तक के लिए।